हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी मंडी सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में कंप्लीट किया है। देन उसके बाद मैंने गेट 2020 अटेम्प्ट किया था एंड देन मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी उसमें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गेट के लिए टेस्ट सीरीज और रिवीजन का क्या कितना इंपॉर्टेंस है और हम कैसे इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए, हमें क्या तरीका इनका हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज और रिवीजन का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना आपने एक परेटोस प्रिंसिपल सुना होगा, जो कि सिंपली ये कहता है कि आपके 80% वर्क को कंप्लीट करने के लिए 20% ऑफ एक्टिविटीज़ ही मैटर करती हैं। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन एक तरीके से टेस्ट सीरीज और रिवीजन वही 20% रोल आपके प्रिपरेशन में रोल प्ले करेंगी। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कितना ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज बैकग्राउंड हो, विदाउट टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन आपको आप परफॉर्म करना मेन एग्जाम में डिफिकल्ट रहेगा। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। सो नाउ लेट्स सी कि हम कैसे टेस्ट सीरीज और रिवीजन को कर सकते हैं और कैसे इसको फ्रूटफुली अटेम्प्ट किया जा सकता है। सो पहले ये डिस्कस करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टेस्ट हमें देने चाहिए। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज, एक अच्छी जो मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज है वो हमें एक कंप्लीट करनी ही करनी है। स्पेशली इस साल के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है कि वो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करें, क्योंकि अब आप देखिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री है वो भी शिफ्ट हो गया है आगे, और अब स्टूडेंट्स का फोकस, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका कंप्लीट फोकस इस समय गेट पर रहेगा। सो डेफिनेटली अगर वो पहले प्री के बाद एक महीने के अंडर अगर वो एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेते थे और इवन दो भी कुछ बच्चे कर लेते थे, सो इस समय आपका एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना तो मैंडेटरी है। विदाउट इट मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट रहेगा। सो और अगर मैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट की बात करूं तो एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज और एक दूसरी किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज के आप फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, वो मेरे ख्याल से ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट हैं। और मैक्सिमम 2 टेस्ट सीरीज आप दीजिए, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है। सो ये हमने अभी देखा कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन आता है कि अब कैसे इन दोनों को एक साथ लेके चला जा सकता है, दैट इज रिवीजन और टेस्ट सीरीज को। तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसा ना करें। कुछ बच्चे शायद गलती कर देते हैं कि हम पहले पूरा रिवाइज करेंगे एंड देन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप पहले एक टेस्ट सीरीज उठाइए, उसमें जो पहला टॉपिक टेस्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 1 बाय 1 हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो पहला टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो आप 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिन में जो जिस भी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है या जो भी आपको सूट करे उस हिसाब से आप एक टेस्ट दीजिए, उस एक टेस्ट तक फोकस रखिए। वो टेस्ट कंप्लीट होता है उसका आप एनालिसिस करिए और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पे मूव करिए। तो इससे क्या होगा, आप टेस्ट बाय टेस्ट आगे बढ़ते जाएंगे और आपका रिवीजन भी एक होलसम रिवीजन रहेगा और हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर पाएंगे। और आप ये भी देखेंगे कि इस तरीके से आप 2 महीने के इंटरवल में, अगर हम ये मान के चलें कि हम 2 महीने के इंटरवल में इन सारे टेस्ट को अपना कंप्लीट करेंगे, तो आप 3 से 4 रिवीजन इन टेस्ट सीरीज के थ्रू कर पाएंगे। क्योंकि पहले आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं, देन आप सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं, देन आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट भी दे रहे हैं, देन आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, और हर बार आप रिवाइज करके टेस्ट देंगे। और रिवाइज कहाँ से करना है, डेफिनेटली आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके मेन नोट्स भी काम कर जाएंगे। आप उसमें पहला जब रिवीजन दें हाईलाइट कर लें, ताकि आगे रिवीजन्स के लिए वो आपको हेल्प करें जल्दी रिवीजन करने के लिए। और जिनके पास शॉर्ट नोट्स है दे जस्ट आप रिवाइज करिए, एक बार थॉरोली उन शॉर्ट नोट से जाइए, अपने फॉर्मूलाज को देख लीजिए एंड देन अटेम्प्ट द टेस्ट। यहाँ पे मैं एक ये क्वेश्चन भी देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी में ना फंसे रहें कि मैं 3-4 बार थ्योरी रिवाइज कर रहा हूँ एंड देन टेस्ट पे मूव कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए ऑटोमेटिकली आप 3-4 रिवीजन कर रहे हैं एंड गेट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, मोर अबाउट क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस करेंगे, वहां गलती करेंगे, आप उनसे थ्योरी को ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, रादर देन आप पहले थ्योरी को ही बहुत ज्यादा परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। सो एक बार आप अपने नोट्स के थ्रू गुजरिए एंड देन अटेम्प्ट द टेस्ट। तो इस तरीके से आप टेस्ट और रिवीजन को पैरेलली आगे मूव कर सकते हैं और दोनों एक्टिविटीज को पैरेलल चलाएं। एंड देन बात करते हैं फाइनली एनालिसिस की, कि आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, देन हाउ शुड आई गो अबाउट फॉर द एनालिसिस पार्ट। सो एनालिसिस पार्ट का जो मेरा स्ट्रैटेजी था वो ये था कि मैंने एक अलग से एक नोटबुक खरीदा था, जिसमें मैं टेस्ट 1, 2 टेस्ट जो भी मेरा फाइनल 50, 60 जो भी मेरा टेस्ट था, वहाँ तक मैं हर एक नोट करता था हर एक टेस्ट के बारे में। तो जैसे लेट्स से कि आपका टेस्ट 1 आपने दिया, तो उसमें आप देखेंगे कि मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो 3 सब हेडिंग्स में आएंगे। 3 सब हेडिंग्स जैसे
कि एक वो क्वेश्चन जो आपसे गलत हो गए हैं, आपने अटेम्प्ट करा बट आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या आपका कोई और एरर आपने उस क्वेश्चन में किया और आपको उसमें नेगेटिव या फॉर से लेट्स से गलत ही हो गया वो क्वेश्चन, तो आप उन क्वेश्चंस को नोट करेंगे। देन दूसरी जो हेडिंग होगी वो आपकी वो क्वेश्चंस की होगी जो आपको आप अटेम्प्ट करने गए बट आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, या लेट सपोज आपके पास टाइम ही नहीं रहा आपको अटेम्प्ट करने का, या आपने लैंग्वेज को डिफिकल्ट समझते हुए उसे अटेम्प्ट नहीं करा। तो ये वो क्वेश्चन है मिस्ड क्वेश्चन जो आप टेस्ट के दौरान अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपसे मिस हो गए। देन जो थर्ड कैटेगरी रहेगी वो करेक्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रहेगी। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने करेक्टली अटेम्प्ट कर दिए बट डेफिनेटली उसमें कोई ट्रिक इन्वॉल्व थी, एक आपको चैलेंजिंग लगे टेस्ट के दौरान सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो आपको अभी अगर इजीली आप कर पाए हैं तो डेफिनेटली आप आगे भी उन्हें इजीली कर पाएंगे। तो ये 3 मेन हेडिंग्स के अंडर हमें क्वेश्चंस को लिखना है। और इस तरीके से जब आप सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, और इसमें आप ये ध्यान रखिए आपको क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उस टेस्ट के जो जैसे आपकी रॉन्ग क्वेश्चंस में आप किसी क्वेश्चन में अपनी गलती लिख रहे हैं तो वो गलती को लिख दीजिए कि जैसे मेरा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैं पाई की वैल्यू मैंने जल्दी जल्दी में कुछ और ले लिया, मतलब जो भी आपकी मिस्टेक उसमें आप होती है आप सिर्फ उस स्टेप को, उस पर्टिकुलर मिस्टेक को वहाँ पे लिखिए। और इस तरीके से, और अब बात आती है इसकी कि ठीक है आपने रॉन्ग क्वेश्चंस लिख दिए, आपने मिस्ड क्वेश्चंस लिख दिए, आपने करेक्ट बट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस भी लिख दिए। नाउ सिर्फ लिखने से आगे बात नहीं बनेगी, आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना होगा। और इन मिस्टेक्स को जब आप छोटी से छोटी मिस्टेक भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहेंगे, आपको ज़्यादा रिवाइज नहीं करना, आपको सिंपली आप दिन में शुरुआत आप 1-1.5 घंटे के रिवीजन से कर सकते हैं इसको इस पर्टिकुलर नोटबुक के। और आपको आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप रिवाइज कर रहे हैं तो वो जो गलतियां जैसे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, या एक टेस्ट के दौरान आप उस 3 घंटे को या 1 घंटा या 2 घंटा जितने भी इंटरवल का टेस्ट है वो अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप जो आपके फर्दर टेस्ट होंगे उसमें आप इजीली आप देखेंगे कि आप इंप्रूव कर रहे हैं व्हेन यू विल डू द डेली रिवीजन्स ऑफ योर मिस्टेक्स। और इससे आप ये भी देखेंगे कि जब आपके साथ बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे, जब आप एंड की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे, जब 50-60 टेस्ट हो जाएंगे, देन आप डेली बेसिस पर रिवीजन कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप देखेंगे 30-40 टेस्ट का आप 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। तो एंड में आपको सिर्फ थोड़े बहुत टेस्ट हैं जिनका रिवीजन करना है। एंड फाइनली जाते जाते आप ऑलमोस्ट जब आप इतने सारे टेस्ट देंगे 70-80, तो जितनी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं वो आपकी कॉपी में है, वो आपने 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लिया है, तो आपके माइंड में वो सारी मिस्टेक्स हैं और आपने प्रैक्टिस करा है, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की एक प्रैक्टिस कर ली है। डेफिनेटली आप एग्जाम में कोई भी इस तरीके की मिस्टेक जो कैलकुलेशन सिली मिस्टेक जिनको हम कहते हैं वो नहीं करेंगे। और जब सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी देन इट्स ऑल अबाउट अवॉइडिंग द सिली मिस्टेक्स इन द गेट एग्जाम, तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो मैं आपको बहुत गुड लक देता हूँ। डू वेल इन योर एग्जाम। थैंक यू।